हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2020। 27 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि चर्चा में रहा येलो फ्रॉग IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है। ऑप्शन है लिस्ट कंसर्न, इंडेजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेजर्ड। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट कंसर्न। येलो फ्रॉग IUCN की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे घरेलू मेंढकों में से एक है। इसके अलावा यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक भी है। इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है और देश के कई हिस्सों में खाने में परोसे जाते हैं। क्या ये मेंढक? यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में शॉर्ट सर्विस से कमीशन यानी SSC की महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने की इजाज़त दे दी गई है। इससे लैंगिक रूढ़िवादी और ख़त्म किया जा सकता है और सेना में महिलाओं को समान अवसर मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ मिलकर चितकबरी कोयला के प्रवास का अध्ययन शुरू किया है। ऑप्शन है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी IIRS, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO, DRDO, IIS बेंगलुरु। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी IIRS। कोयला वन्यजीव संस्थान ने भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ मिलकर चितकबरी कोयला के प्रवास का अध्ययन शुरू किया है। इसके साथ ही भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी इस अध्ययन में शामिल है। देहरादून स्थित WII केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। देहरादून स्थित IIRS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की एक घटक यूनिट है। यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन पर डेटा और जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा। मानसून की शुरुआत में हिमालय की तलहटी में चीतादार कोयला अफ्रीका से आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण भारत में भी चितकबरे कोयले का समुदाय मिलता है, लेकिन ये स्थानीय निवास पक्षी हैं, प्रवासी नहीं। अधिकांश अन्य प्रवासी प्रजातियां सर्दी में मंगोलिया, साइबेरिया, उत्तर पूर्वी चीन, कजाकिस्तान आदि स्थानों से आती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडिट ऑनलाइन किस मंत्रालय के तहत एक जेनेरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय। पहली बार ऐसा हो रहा है जब पंचायत फंड की ऑडिटिंग ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। यह ऑडिटिंग ऑडियो ऑनलाइन नामक एप्लीकेशन के जरिए की जाएगी। यह एक जेनेरिक और ओपन सोर्सेस एप्लीकेशन है जो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑडिट ऑनलाइन का विकास ई पंचायत मिशन मॉड प्रोजेक्ट यानी MMP के अंतर्गत किया जा रहा है। पंचायत इंटरप्राइज सूट यानी PES के एक भाग के रूप में ऑडिट ऑनलाइन को बनाया गया है। गौरतलब है कि पंचायती राज मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश भर में अनुमानित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20% की ऑडिटिंग ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हाजिया सोफिया में हजारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया है? ऑप्शन है भारत, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाजिया सोफिया में हजारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया है। गौरतलब है कि बीते 86 सालों में पहली बार हाजिया सोफिया को मुस्लिम प्रार्थना के लिए खोला गया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित यह इमारत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इस इमारत का निर्माण कार्य 532 ईस्वी में वाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन फर्स्ट के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तब इस्तांबुल शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल या कास्तुनिया के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल स्ट्रैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग किस कॉरिडोर में चालू होगी? तो ऑप्शन है पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उत्तरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दक्षिणी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग चालू होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL के मुताबिक यह सुरंग 12 महीनों के भीतर डबल स्टैक कंटेनर में परिचालक के लिए शुरू हो जाएगी। यह सुरंग अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच 2500 से 500 मिलियन साल पुराना प्रोटेरोजोइक चट्टानों को तोड़कर बनाई जा रही है। यह सुरंग हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। इसका एक छोर हरियाणा के रेवाड़ी जबकि दूसरा छोर हरियाणा के ही दादरी में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है 1886 में पड़े अकाल से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र ओडिशा था। इस अकाल की समीक्षा हेतु जॉर्ज कैंपबेल आयोग गठित किया गया था। कथन सेकेंड है आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि अकाल जैसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि पूर्व सूचना देने के बावजूद भी सरकार द्वारा इसको नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन कैंपबेल आयोग के बारे में सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। 1866 में भारत के कई हिस्सों में अकाल पड़ा जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र ओडिशा था। इस अकाल की समीक्षा करने के लिए जॉन कैंपबेल आयोग की गठन किया गया था। इस आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि अकाल जैसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि पूर्व सूचना देने के बावजूद भी सरकार द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आधिकारिक वर्ग मांग और पूर्ति के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए मुक्त व्यापार की नीति पर चलते रहे। आयोग ने सुझाव दिया कि अकाल के दौरान राहत कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन समाज सेवी संस्थाओं के अलावा सरकार द्वारा भी किया जाना चाहिए। सरकार को रेलों और नहरों की स्थापना करनी चाहिए ताकि अकाल के प्रभाव को कम किया जा सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन स्ट्रेची आयोग के बारे में सही है या हैं? कथन फर्स्ट है 1876 से 78 के दौरान मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बड़े भयंकर अकाल के बाद इस आयोग का गठन किया गया। कथन सेकेंड है इस आयोग का कार्य अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देना है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। कैंपबेल आयोग की सिफारिश को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण 1877 से 78 के दौरान मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी थी। 1882 में लॉर्ड लिटन द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची के अध्ययन के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग का कार्य अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देना था। स्ट्रेची आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित थी।
लोगों को रोजगार मिले और समय समय पर मजदूरी का पुनर्निर्धारण हो, अकाल संहिता का निर्माण हो, सिंचाई सुविधाएं विकसित हों, अकाल के समय भू राजस्व का संग्रह रोक दिया जाए, अकाल कोष का गठन हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन शिक्षा के संदर्भ में बनाई गई यशपाल समिति के संदर्भ में सही है या है। कथन फर्स्ट है, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के नाम से 1993 में प्रस्तुत की थी। कथन सेकेंड है, यशपाल समिति ने सुझाव दिया था कि शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने संबंधित प्रयास न किए जाएं। कूट है, कूट फर्स्ट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के नाम से 1993 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि भारत के स्कूलों में निरर्थक शिक्षा का हाल देखना चाहिए। इस समिति द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है, प्राथमिक शिक्षा को रुचिपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, अभाव एवं गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना, शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने का संबंधित सुझाव देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन चार्टर अधिनियम 1853 से संबंधित है या हैं। कथन फर्स्ट है कि इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि ब्रिटिश संसद चाहे तो वह कंपनी के प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। कथन सेकेंड है, इस अधिनियम के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का विधान किया गया है। तो कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि संसद चाहे तो वह कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। इस एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन उसका भुगतान कंपनी करेगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का विधान भी किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित हैं या हैं। कथन फर्स्ट है, इसके तहत कंपनी को और अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया है। कथन सेकेंड है, इस एक्ट में 1 लाख प्रतिवर्ष साहित्य के प्रोत्साहन व पुनर्स्थान, विज्ञान की उन्नति तथा शिक्षा पर खर्च हेतु प्रावधान किया गया है। कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। चार्टर अधिनियम 1813 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खातों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट में 1 लाख प्रतिवर्ष साहित्य के प्रोत्साहन व पुनरुत्थान, विज्ञान की उन्नति तथा शिक्षा पर खर्च हेतु प्रावधान किया गया है। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।